ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का यूनिट 1 है, जिसमें हम लोग अभी देखेंगे बिल्डिंग कंपोनेंट एंड मटेरियल्स। तो बिल्डिंग कंपोनेंट में सबसे पहले हम लोग बिल्डिंग के बारे में समझेंगे कि बिल्डिंग क्या है। बिल्डिंग इज द डिफाइंड एज एनी स्ट्रक्चर फॉर व्हाटसोएवर पर्पस एंड of whatsoever materials constructed or every part of their for whether used as a human habitat or not, and includes a foundations, a plinth and a superstructure। यानी कि बिल्डिंग जो होता है सबसे पहले तो क्या, फाउंडेशन, प्लिंथ और सुपर स्ट्रक्चर में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जिसको हम लोग आगे देखेंगे। इनसे मिलके बनते हैं और वो किसी भी मटेरियल से बन सकते हैं, इवन ब्रिक वर्क का, स्टोन का और टिम्बर का, अदर और मटेरियल का यूज करके बनाए जा सकते हैं। और उसका यूज या तो रहने के पर्पज से हो सकता है या तो अदर पर्पज के से भी हो सकता है, स्टोरेज के पर्पज से। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये रहने के भी पर्पज से हो सकते हैं और कमर्शियल यूज के लिए भी हो सकते हैं। ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग है और यहाँ भी ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। तो इस तरह करके जो बिल्डिंग है आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे मॉल होते हैं इस तरह का, तो ये कमर्शियल बिल्डिंग के रूप में होता है। तो डिफरेंट पर्पस के लिए जो यूज किया जाता है वो सभी बिल्डिंग के अंदर आते हैं। ये पटना जंक्शन है, ये भी एक बिल्डिंग है, ये भी, परंतु यहाँ तो रहने के लिए हम लोग नहीं रहते हैं, हम लोग ये अलग पर्पज से रेलवे के द्वारा अलग है। ये तो स्टेशन है, हम लोग जाते हैं और यहाँ से कहीं के लिए भी निकलते हैं। तो इस तरह करके बिल्डिंग का यूज किसी भी पर्पज से के लिए किया जा सकता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे टाइप ऑफ द बिल्डिंग बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेंसी। रहने के हिसाब से बिल्डिंग के कितने टाइप होते हैं। पहले तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग आप लोग सभी लोग जानते होंगे, व्हाट इज द रेसिडेंशियल बिल्डिंग। जहां आप रह रहे हैं वो भी एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है और बहुत सारे रेसिडेंशियल बिल्डिंग मल्टी स्टोरी भी होते हैं। जैसे कि ये भी एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, ये भी एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, जहां लोग रहते हैं सभी रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंतर्गत आती है। दूसरी कमर्शियल बिल्डिंग में कौन सा हो गया, मॉल हो गया आपका, कमर्शियल बिल्डिंग है। सभी मॉल कमर्शियल बिल्डिंग के ही अंदर आते हैं, जो कि कमर्शियल पर्पज से यूज करते हैं किया जाता है। जहाँ शॉप हो गया, ऑफिसेज हो गए, सभी आपका कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। और फिर ये एजुकेशनल बिल्डिंग, आप जहाँ पढ़ते हैं वो एजुकेशनल बिल्डिंग होता है। ये आप जहाँ से पढ़ के आए हैं, कॉलेज, स्कूल, सभी एजुकेशनल बिल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो गया आपका, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग आप जो इतने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका अपना एक ऑफिस होता है, अपनी एक बिल्डिंग होती है जहां पर वो का वर्क करते हैं, दैट इज कम अंडर द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। हॉस्पिटल हो गया, ये देखिए एम्स हॉस्पिटल की बिल्डिंग है जहां पर अभी ट्रीटमेंट चल रही है इस कोविड के सिचुएशन में। डिफरेंट जगह पर वो सभी हॉस्पिटल गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेट होते हैं, वो सभी बिल्डिंग जो होते हैं हॉस्पिटल बिल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो आपने जो ये डिफरेंट टाइप के बिल्डिंग देखे हैं, चाहे आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, एजुकेशनल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, किसी तरह का भी जो बिल्डिंग आपने जो देखा, ये बनते कितने हैं, उसमें किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के अनुसार ये लोड बियरिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं, दूसरा क्या हो सकता है, फ्रेम स्ट्रक्चर हो सकते हैं, तीसरा क्या हो सकता है, कंपोजिट स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो इन सभी तीन स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है। तो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, इन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर ईच वॉल इज अ स्ट्रक्चर मेंबर। मतलब क्या हुआ, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में ईच वॉल ऑफ द स्ट्रक्चर मेंबर एंड द वेट ऑफ द स्लैब इज कैरिड बाय द वॉल एंड ट्रांसफर टू फाउंडेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये देख लीजिए आप, ये स्लैब है हमारा, ये क्या है, स्लैब है। ये स्लैब का लोड, यहाँ पर किसी भी तरह का आपको कॉलम नहीं दिख रहा है, ये ब्रिकवर्क कॉलम है। यहाँ भी वॉल है, यहाँ ब्रिकवर्क कॉलम दिया गया, वॉल विथ वॉल। यहाँ ऊपर में भी देखिए पूरी तरह से ब्रिकवर्क है, ये ब्रिकवर्क है, ये भी ब्रिकवर्क है और ये ब्रिकवर्क कॉलम है। तो ये इसमें पूरी तरह से ये जो ब्रिकवर्क आपको दिख रहा है, सभी ब्रिकवर्क इस तरह का स्ट्रक्चरल मेंबर की तरह बिहेव करते हैं और वो
लोड को बियर करते हैं। किस लोड का? स्लैब का लोड का। ये स्लैब का लोड डेड लोड हो गया, प्लस इसके ऊपर जो आप रहने लगिएगा तो आपका जो लोड हुआ लाइव लोड या डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल आप यूज करेंगे रहने के लिए, उन सभी चीज़ों का लोड स्लैब के थ्रू इस ब्रिक वर्क कॉलम एवं वॉल में आएंगे और इसके थ्रू फिर फाउंडेशन में चला जाएगा। तो इस तरह का जो ट्रांसफर होता है, ये जो स्ट्रक्चर, इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनते हैं, उस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर। फ्रेम स्ट्रक्चर क्या है? इन अ फ्रेम स्ट्रक्चर द वॉल आर नोट अ लोड बियरिंग मेंबर। आप यहाँ पर देख रहे हैं कोई भी वॉल अभी तक कंस्ट्रक्ट हुआ है? यहाँ देखिए किसी भी तरह का वॉल आपको दिख रहा है? नहीं ना, पूरी तरह से क्या है? एक कॉलम है, बीम है, स्लैब है, ठीक है। अ नेटवर्क ऑफ फ्रेम मेड ऑफ कॉलम, बीम एंड स्लैब विथ अ फाउंडेशन। यहाँ नीचे में आपका फाउंडेशन होगा जो दिख नहीं रहा, परंतु यहाँ पर देखिए पूरी तरह के से स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? बीम से बना हुआ है, और ये बीम से बना हुआ है, कॉलम से बना हुआ है और स्लैब से बना हुआ है। तो इस तरह का जब स्ट्रक्चर बनता है तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेम स्ट्रक्चर। फ्रेम स्ट्रक्चर में आप ये समझ लीजिए कि ये स्ट्रक्चर हो गया जिसमें यहाँ फाउंडेशन हो गया, इस तरह मान लीजिए आप, ये फाउंडेशन नीचे हो गया, ये कॉलम हो गया, ये बीम हो गया और स्लैब हो गया, इनके कॉम्बिनेशन को फ्रेम स्ट्रक्चर। अब कंपोजिट स्ट्रक्चर। अब कंपोजिट स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, क्या है कंपोजिट स्ट्रक्चर। कंपोजिट स्ट्रक्चर जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये फ्रेम स्ट्रक्चर एंड लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है। तो ये कहाँ देखने को मिलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग हैज फ्रेम स्ट्रक्चर एंड पार्ट ऑफ द it has load bearing structure, then it is called the composite structure. Composite structure is mainly found when extractions or modifications of existing building is done. आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक क्या है? अब ब्रिक वर्क का बना हुआ है, ये एक तरह से लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है। और आप यहाँ पर देखिए कि इस बिल्डिंग में पुराना है शायद, परंतु यहाँ पर एक कॉलम बनाया गया जो कि कंक्रीट स्ट्रक्चर का है। तो इस तरह जब कोई मॉन्यूमेंट, कोई टेम्पल, जिसमें टेम्पल हो गया, चाहे हमारे पुराने धरोहर के जितने भी बिल्डिंग है, वो सेफ्टी ऑफ पॉइंट से थोड़ा सा कमज़ोर हो जाते हैं, उसका स्ट्रेंथ कम जाते हैं, तब हम वहाँ पर फ्रेम स्ट्रक्चर इनबिल्ड करते हैं उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, उसके लाइफ को बढ़ाने के लिए, समझे। तो इस तरह जो कि पहले लोड बेयरिंग बिल्डिंग था, जो कि ब्रिक वर्क या तो स्टोन मशीनरी से बना हुआ था, परंतु अब उसमें डैमेज होने के कारण उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हम लोग ने उसमें क्या कर दिए? लो फ्रेम स्ट्रक्चर इनबिल्ड कर दिए। तो इस तरह का जब स्ट्रक्चर बनते हैं तो उस तरह का स्ट्रक्चर को जनरली कंपोजिट स्ट्रक्चर कहा जाता है। जनरली इस तरह का कहाँ देखने को मिलता है? हमारे मॉन्यूमेंट या रिपेयरिंग वर्क में आपको कंपोजिट स्ट्रक्चर जनरली देखने को मिल जाएगा। ऐसे कि आप बनाना चाहें तो कंपोजिट स्ट्रक्चर बन सकती है विथ हेल्प ऑफ द फ्रेम स्ट्रक्चर एंड लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। जब दोनों एक साथ आप कंस्ट्रक्ट कीजिएगा, कुछ पार्ट ऐसा हो कि लोड बेयरिंग हो और कुछ पार्ट जो हो कि फ्रेम स्ट्रक्चर हो, तब हम उसे कंपोजिट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आप मेरे अनुसार अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपोजिट स्ट्रक्चर किसे कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर। कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? बिल्डिंग हैज ए टू बेसिक पार्ट। फर्स्ट क्या है? सब स्ट्रक्चर एंड देन सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल से देखते हैं। सब स्ट्रक्चर क्या है? सब स्ट्रक्चर इज द लोअर पार्ट of a building which is constructed below the ground level, ठीक है। The function of substructure is the transfer of loads from the superstructure to underlying soil। आप यहां पर समझिए, ये देखिए हमारा फाउंडेशन है। सब स्ट्रक्चर क्या है? फाउंडेशन को सब स्ट्रक्चर कहा जाता है। आगे का पॉइंट देख लीजिए, उसमें सब पूरा क्लियर। द पर्पस ऑफ द सब स्ट्रक्चर्स ऑफ
a building is to transfer the load of the superstructure to the soil that is underneath. सब स्ट्रक्चर का क्या काम रहता है? सब स्ट्रक्चर का जो भी सुपर स्ट्रक्चर से लोड आ रहा है, उस लोड को वो फाइनली अपने नीचे के सॉइल में, अंडरनीथ सॉइल जो होंगे अर्थ में ट्रांसफर करेगा। तो इसका मेन पर्पस सब स्ट्रक्चर का लोड ट्रांसफर करने का होता है। वो फाइनली कहाँ ट्रांसफर करता है लोड को? अगर हम यहाँ पर एक फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये समझ लीजिए कि ये फ्रेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप लोड यहाँ लग रहा था, तो लोड स्लैब से किस में आया? बीम में आया, और बीम से कॉलम में आया। यहाँ का भी स्लैब से बीम में आया, बीम से कॉलम में आया, कॉलम से ये फाइनली क्या हो जाएगा? ये जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन के थ्रू ये चला जाएगा अर्थ के पास, यानी कि सॉइल में चला जाएगा। तो इस तरह लोड का ट्रांसफर करके फाइनली सॉइल को दे देना, यही मेन पर्पस है सुपर स्ट्रक्चर का, सब स्ट्रक्चर का। द सब स्ट्रक्चर इज द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सपोर्टिंग सॉइल। आप बात करने का सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो सॉइल से, अर्थ से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, वो होता है सब स्ट्रक्चर होता है। कंपोनेंट ऑफ द सब स्ट्रक्चर इज फाउंडेशन। कंपोनेंट ऑफ द सब स्ट्रक्चर इज फाउंडेशन। तो हम लोग अब ये क्या है? फाउंडेशन। फाउंडेशन जो है हमारा सब स्ट्रक्चर का कंपोनेंट है। फाउंडेशन इज द लोएस्ट पार्ट। पहले भी देखे सब स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा? सबसे लोएस्ट पार्ट होता है, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट होता है जिसका सॉइल से, ठीक है। ऑफ द बिल्डिंग्स और द सिविल स्ट्रक्चर्स दैट इज इन द डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सॉइल व्हिच ट्रांसफर्स लोड फ्रॉम द स्ट्रक्चर टू द सॉइल सेफली। तो फाउंडेशन जो कि सब स्ट्रक्चर है, इसका मेन पर्पस क्या होता है? जो भी लोड आ रहा है उस लोड को फाइनली सॉइल में सेफली ट्रांसफर करना। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है? फाउंडेशन है। यहाँ दिख रहा जो ये फाउंडेशन है, ये इसका ऊपर का पार्ट है, कॉलम निकला हुआ है, ये सिंगल फाउंडेशन है। यहाँ भी देखिए ये फाउंडेशन डाला गया है और ये कॉलम का रेनफोर्समेंट है। ये मैट टाइप का फाउंडेशन है। एक साथ देखिए ये डिफरेंट टाइप का आपको कॉलम दिख रहा है और पूरा का पूरा ये क्या है? फाउंडेशन का पार्ट है। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में सॉइल का आप देख भी रहे हैं कि हाँ एक गड्ढा खोदा गया है और उसके बाद ये फाउंडेशन को डाला गया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं मिट्टी को डिग करके और यहाँ पे फाउंडेशन डाला गया है, ठीक है। तो फाउंडेशन का मेन पर्पस क्या होता है? लोड को सेफली ट्रांसफर कर देना। आगे देखते हैं फाउंडेशन के बारे में। द स्ट्रॉन्गर इज द फाउंडेशन, मोर स्टेबल द स्ट्रक्चर। आप फाउंडेशन को जितने स्ट्रॉन्गर बनाएंगे, जितने सेफ बनाएंगे, जितने सही से उसका डिजाइन किया जाएगा, स्ट्रक्चर उतना ही स्टेबल होगा, उतना ही इजीली लोड को वो ट्रांसफर कर पाएगा सॉइल में। नेक्स्ट क्या है? फाउंडेशन डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर ओवर ए लार्ज बेस एरिया एंड ट्रांसफर इट टू अंडरनीथ सॉइल। ये बार बार ये पॉइंट बोला जा ही रहा है कि इसका मेन जो पर्पस है सॉइल में लोड को ट्रांसफर करना है। और सॉइल में लोड को ट्रांसफर डायरेक्ट नहीं करना है, उसको एक लार्ज एरिया में डिस्पर्स कर देना है ताकि सॉइल भी ज्यादा डैमेज ना हो और लोड ट्रांसफर हो जाए इजीली। आप ये समझिए कि अगर ये फाउंडेशन है तो लोड को डायरेक्ट यहाँ नहीं ट्रांसफर करना, उसको डिस्पर्स करते हुए ट्रांसफर करना। ये जो लोड आ रहा है उसको डिस्पर्स करते हुए ट्रांसफर कर देना है ताकि लोड में ज्यादा, सॉइल में ज्यादा डैमेज ना हो। यहाँ से लोड डिस्पर्स हुआ, फिर ये लोड को डिस्पर्स करते हुए ट्रांसफर कर देना है। तो हम डिफरेंट इसी के अनुसार सॉइल को, फाउंडेशन को डिजाइन करते हैं ताकि लोड हमारा डिस्पर्स होते हुए ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। फाउंडेशन का टाइप ऑफ फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू डेप्थ दिया हुआ है। फाउंडेशन के डिफरेंट टाइप के फाउंडेशन होते हैं, सेलो, डेप फाउंडेशन, इस तरह करके। आगे जब हम लोग फाउंडेशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे टिम्बर फाउंडेशन होता है, स्टील फाउंडेशन होता है
बोरिंग कास्ट टाइप के फाउंडेशन होते हैं, कास्ट इन सीटू फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन बहुत टाइप के होते हैं, डीप फाउंडेशन का भी डिफरेंट टाइप के डीप फाउंडेशन होते हैं। ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे जब हम इसके बारे में डिटेल से देखें। सुपर स्ट्रक्चर के बारे में आगे हम लोग देखते हैं। सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है? सुपर स्ट्रक्चर ग्राउंड लेवल से एवब कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं किसी भी बिल्डिंग में। तो सुपर स्ट्रक्चर इज द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर which is above ground levels and which serve the purpose of its intended use। intended use मतलब क्या? हम लोग का सिंपली ये समझिए कि सुपर स्ट्रक्चर जो हमारा बना जाता है, जो ग्राउंड लेवल से ऊपर बनता है, उस पार्ट को हम लोग अपने पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो इसमें कौन कौन सा पार्ट आता है? उसमें प्लिंथ आ जाता है, आपका वॉल्स आता है, सील्स आता है, लिंटन आता है, डोर आता है, विंडोज आता है, फ्लोर आता है, रूफ आता है, पैरापेट आता है, एंड बीम्स आते हैं और कॉलम्स आते हैं। हम इसमें आगे देखते हैं। आगे क्या है? प्लिंथ। प्लिंथ क्या होता है आप ये समझिए। प्लिंथ जो होता है, प्लिंथ बीम्स इज रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम्स कंस्ट्रक्टेड बिटवीन द वॉल एंड इट्स फाउंडेशंस। प्लिंथ कहाँ कंस्ट्रक्ट किया जाता है? वॉल और फाउंडेशन के बीच में कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये ट्रांजिशन होते हैं, माने सुपर स्ट्रक्चर से आप सब स्ट्रक्चर से सुपर स्ट्रक्चर की ओर जब बढ़ते हैं तो प्लिंथ ही सबसे पहले आता है जो इस फेज को कन्वर्ट करता है। तो प्लिंथ का पर्पस क्या होता है? Plinth beams is provide basically to distribute a load uniformly to a foundation and also to prevent the settlement of foundation. It is mandatory to provide a plinth beams in areas that prone to earthquake। आप यहाँ साफ आपको दिख रहा होगा, ये देखिए कॉलम है, इसके नीचे एक फाउंडेशन होगा, ठीक है। जितने भी आपका रेनफोर्समेंट वर्टिकली निकले हुए हैं आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ है जितने भी सभी के नीचे एक फाउंडेशन होगा। इन फाउंडेशन को प्लिंथ लेवल पे कनेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ देखिए फ्रेमवर्क लगा हुआ पूरे तरह से, ये पूरा फ्रेमवर्क है, चारों तरफ आपका फ्रेमवर्क लगा हुआ है। इस फ्रेमवर्क को कास्ट करने के बाद इस तरह दिखेगा। तो ये प्लिंथ लेवल पे चारों तरफ से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब अर्थक्वेक या तो किसी भी कारणवश वहाँ का सॉइल का सेटलमेंट हो जाता है, तब उस सेटलमेंट के दौरान जब वो फाउंडेशन एट ए टाइम लोड लेने के लिए, लोड को बेयर करने में पूरी तरह से कैपेबल नहीं होगा, तो ये प्लिंथ ही वो पार्ट होगा जो कि उस लोड को दूसरे फाउंडेशन के पास ट्रांसफ़र करेगा। तो प्लिंथ बीम लोड ट्रांसफ़र करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है और इसको मोनोलिथिकल स्ट्रक्चर, हमारे बिल्डिंग को एक मोनोलिथिकल स्ट्रक्चर बनाने के में हेल्प करता है। तो प्लिंथ का मेन काम है कि और जहाँ भी अर्थक्वेक का एरिया है वहाँ प्लिंथ लेवल ज़रूर प्रोवाइड किया जाता है। तो आप यहाँ पर ये समझ गए कि प्लिंथ का क्या पर्पस है। तो हमारा अपकमिंग क्लास का टॉपिक होगा मेशनरी मटेरियल्स इन विच बिल्डिंग स्टोन्स एंड ब्रिक। हम लोग उसमें क्या देखने वाले हैं? हम लोग उसमें बिल्डिंग स्टोन्स के बारे में और डिफरेंट टाइप के ब्रिक्स एंड उसके टेस्ट और क्वालिटी के बारे में देखने वाले हैं। तो वेट फॉर दैट। इसके साथ ही आज का वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू। वी विल मीट अगेन इन अ नेक्स्ट लेक्चर, सो वेट फॉर दैट एंड रेट द वीडियो क्वालिटी। थैंक यू once again. We will meet again. Thank you.